हो चुका आगाज रण में युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। क्या? जिसका संघर्ष है जारी, जीत उसी की होगी। शिक्षा वहाँ शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। माँ तेरे आंसुओं की कीमत को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तेरे आंसुओं की कीमत को मोती सा चमकाऊंगा। तो सपने बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखलाऊंगा, पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। तो प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो अगर आपको भी रण में मतलब पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं तो उसके लिए आपको कॉपी पेन उठा लेना है और कायदे से पढ़ाई कर लेनी है, ठीक है। क्योंकि आराम बहुत हो गया यार, 3-4 महीने का लॉकडाउन, उससे पहले 2 साल से लॉकडाउन। कितना आराम करोगे, कितनी मूवीज़ देखोगे, कितना पबजी खेलोगे। एक हद होती है लापरवाही करने की। अब लापरवाही मत करो। अगर अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, अपने सपनों को पूरा करना है तो कॉपी पेन उठा लो और मेरे साथ पढ़ाई करना स्टार्ट करो। चलो देखो, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में कई बार पूछा जाता है। समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण, लगने वाला बल आघूर्ण, मोमेंट ऑफ कपल ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर को जो भी है ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की साइड है। ठीक है, उस एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक हमने डाइपोल रख दिया है। ये क्या है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैं इसका नाम दे देता हूँ AB। ये जो AB है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ये तिरछा रखा हुआ है, इससे जो है थीटा कोण बनाते हुए। कितना कोण बनाते हुए रखा है? थीटा कोण। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र से ये जो है थीटा कोण बनाते हुए यहाँ पर क्या किया गया है? रख दिया गया है। ठीक, ये यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर ऐसे बना सकते हो या ऐसे भी बना सकते हो क्योंकि ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो ये जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? थीटा। तो ये थीटा कोण बनाते हुए हमने यहाँ पर क्या किया? रख दिया। अब हमें निकालना है कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर कितना मोमेंटम लगेगा, मतलब कितना आघूर्ण लगेगा। तो देखो, ये आघूर्ण का मतलब क्या होता है? जब भी जैसे ये है, ये हमारी स्केल है, ठीक है। अब जैसे स्केल को हम जैसे इधर से नीचे को दबाएं और इधर से ऊपर को उठाएं, देखो ऐसे हम इसको ऊपर भी उठाएं और नीचे से भी दबाएं तो देखो ये घूम कर ऐसे हो जाती है। तो ये इसमें जो है आघूर्ण उत्पन्न हो गया। जब 2 बल लगेंगे किसी पर तो क्या कहेंगे कि आघूर्ण उत्पन्न हो गया। पहली बात समझो, जैसे ये माइनस सिरा है, ठीक है, और ये प्लस सिरा है, तो इस पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एक बल आरोपित करता है और इस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक बल आरोपित करता है। ये बल दोनों ओर का एकदम बराबर होता है, बराबर लेकिन विपरीत प्रकार का होता है, क्योंकि आवेश भी क्या है? विपरीत है, एक माइनस है एक प्लस है। तो विपरीत का मतलब ये है कि ये वाला इसको नीचे दबाने का प्रयास करता है, ये वाला इसको ऊपर ले जाने का प्रयास करता है, और दोनों मिल करके इसको कोशिश करते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल ले आए, समांतर ले आए। मतलब कि इस वैद्युत द्विध्रुव निकाय को ये इस तरीके का करना चाहते हैं, सोच रहे हैं ये लोग कि इस तरह से हो जाए, समांतर हो जाए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के समांतर लाने का प्रयास करते हैं ये। ठीक, तो अब जब ये दोनों बल लगेंगे, जब 2 बल लगते हैं तो कहते हैं बल युग्म। ठीक है, जब 2 बल लगते हैं तो क्या कहते हैं? बल युग्म। और ये बल युग्म जब लगेंगे तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा? आघूर्ण। जब 2 बल लगने से कोई चीज़ घूमती है तो कहते हैं कि इसमें आघूर्ण उत्पन्न हो गया। ठीक है, मोमेंट उत्पन्न हो गया। तो यहाँ पर जो है बल आघूर्ण लगने लगता है। तो इसमें कितना बल आघूर्ण लगा, ठीक, इसके लिए हम क्या करेंगे? इसकी गणना करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले ये बात समझ लो कि बल आघूर्ण को लिखते किससे हैं? बल आघूर्ण को हम प्रदर्शित करते हैं टाउ से। किससे? टाउ से, ध्यान रखना। ठीक है, इसको हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ से हो जाएगा, टाउ की स्पेलिंग होती है TUO। ठीक है, टाउ। टो, इसे कहीं कहीं टो भी पढ़ा जाता है। तो बल आघूर्ण ये हमारा हो गया। अब बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होगा?
टाउ इज इक्वल टू होता है बल इंटू आवेशों के बीच, बलों के बीच की लंबवत दूरी, बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, क्या लिखेंगे? बल गुणे बलों के बीच लंबवत दूरी। ठीक है, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो ले लेंगे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, और ये है 12, ये है थीटा। तो ट्रायंगल के हिसाब से अगर हम ये वाला निकालना चाहें तो हम इसमें ले लेंगे कॉस थीटा। ठीक है, क्या ले लेंगे? कॉस थीटा। और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है ये आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है लाल बटे कक्का के हिसाब से अगर देखा जाए, लाल बटे कक्का के हिसाब से हाई स्कूल में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर साइन होता है, यहाँ पर कॉस होता है, तो आधार बटे कर्ण, क्या गया? आधार बटे कर्ण। अब आधार हमारा क्या होगा? हमें ज्ञात करना है। आधार हमको क्या करना है? एक सेकंड, यहाँ पर कॉस थीटा लेंगे तो नहीं निकलेगा। ठीक है, हमें साइन थीटा लेना होगा। क्या लेना होगा? साइन थीटा। चलो साइन थीटा ले लेते हैं। तो साइन थीटा लेंगे तो क्या लगाएंगे? लंब बटे कर्ण। क्या लगाएंगे? लंब बटे कर्ण। क्या लगाएंगे? लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण। अब लंब कितना है? देखो लंब तो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो लंब को ऐसे ही रख दो, लंब हमें फाइंड ही करना है तो उसको ऐसे ही रख दो। तो साइन थीटा बराबर लंब हमारा ऐसे ही रहेगा, कर्ण की जगह पर क्या है? 2l। तो लंब बराबर क्या निकल कर आ जाएगा? तिरछी गुणा कराएंगे 2l साइन थीटा। ठीक है, तो ये लंबवत दूरी आ गई 2l साइन थीटा। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, एक बल ले लेते हैं, एक बल कोई भी ले लो, जैसे F। ठीक है, F इंटू 2l साइन थीटा। अब यहाँ पर देखो F बराबर क्या है? QE है, तो यहाँ पर आप QE भी लिख सकते हो जाएगा QE इंटू 2l साइन थीटा। अब यहाँ पर देखो ये एक काम करो कि 2QL पास कर लो, 2QL इंटू E साइन थीटा। आप जानते हो कि ये P इज इक्वल टू होता है 2QL वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो टाउ बराबर हो जाएगा PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। और यही क्या है? यही हमारा इस पर लगने वाला बल आघूर्ण है। ठीक है, समझ में आया होगा। मात्रक इसका क्या होगा? यूनिट बोले तो क्या होगा? ठीक है, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है? न्यूटन गुणे मीटर। ठीक है, न्यूटन गुणे मीटर। तो हमारे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करें कि इसकी दो कंडीशंस भी होती हैं। क्या होती हैं? इसकी दो कंडीशंस भी होती हैं। कौन कौन सी? देखो, पहली कंडीशन क्या होती है? फर्स्ट कंडीशन आपकी होती है लंबवत वगैरह की, जैसे थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए, थीटा बराबर 0 डिग्री। बाय द वे मान लो कि ये जो है ये समांतर आ जाए, तो जब ये समांतर आ जाएगा तो थीटा बराबर क्या ले लेंगे? थीटा बराबर ले लेंगे 0 डिग्री। और जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो टाउ बराबर निकल कर आएगा PE साइन 0 डिग्री। मुझे बताओ साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो टाउ क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मतलब इसका ये है कि अगर वैद्युत द्विध्रुव निकाय वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हुआ हो तो उस पर कोई भी बलागुण कार्य नहीं करेगा। क्या? उस पर कोई भी बलागुण कार्य नहीं करेगा अगर वो समांतर रखा हुआ है। तो अगर ये समांतर रखा होगा तभी तो 0 डिग्री मिलेगा। अब अगर मान लो ये परपेंडिकुलर रखा है, बिल्कुल लंबवत, अगर लंबवत रखा है, लंबवत, ठीक है, तो लंबवत के लिए थीटा बराबर क्या ले लेंगे? 90 डिग्री। अब थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? टाउ इज इक्वल टू PE साइन 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है तो टाउ इज इक्वल टू आ गया PE। ठीक है, यहाँ पर जो टाउ होता है वो अधिकतम होता है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से आ जाएगा टाउ मैक्स। ठीक है, टाउ मैक्स इज इक्वल टू PE। अब यहाँ से आप चाहो तो एक नया फॉर्मूला बना सकते हो P का। ठीक है, P इज इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन E।
ये एक नया फॉर्मूला हो जाता है आपका P निकालने का। ठीक है, तो ये था हमारा लगने वाला वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि इसी से रिलेटेड है। ठीक है, जो कि क्या है, इसी से रिलेटेड है। अब सपोज करो कि आपने जब इस पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लगाया, बल आघूर्ण लगाया, तो इसको घुमाया गया। ठीक है, घुमाने मतलब घूमा, तो घूमने में कुछ ना कुछ कार्य तो करना पड़ेगा। अब वो कार्य निकालने का भी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। ठीक है, तो समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव, अब इतना सा मिटा देंगे हम, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे को घुमाने, ये गीला है थोड़ा सा इसलिए ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, को घुमाने में किया गया कार्य। अब आपको घुमाने में किया गया कार्य निकालना है। ठीक है, घुमाने में किया गया कार्य, तो ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें ये सब मिटाना होगा। ये हमारा ऐसे लिखा रहेगा F = QE। ठीक है, चलो अब निकालते हैं कि घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो सपोज करो कि हम इसको कुछ देर के लिए थीटा कोण ना घुमा करके डी थीटा कोण घुमाते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, डी थीटा कोण घुमाने में, माना, ऐसे माना लिख दो, माना डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य dw है। ठीक है, अब dw मान लिया आपने, तो यहाँ से dw बराबर क्या निकल के आएगा, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, मतलब कि जो हमारा बल आघूर्ण है टाउ इंटू जो कोण घुमा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका dw बराबर टाउ इंटू डी थीटा। अब टाउ की वैल्यू तुम पुट कर सकते हो, टाउ की वैल्यू होती है PE साइन थीटा डी थीटा। अब एक काम करो कि हमें तो कुल निकालना है ना, तो हम लिखेंगे थीटा कोण घुमाने में किया गया, क्योंकि हमने थीटा कोण घुमाया ना, उसको जब समांतर लाएंगे तो थीटा कोण घुमाएंगे। और जब शुरू में देखो पहले 0 डिग्री रहा, 0 से कितना घूमा, डी थीटा घूम गया, फिर डी थीटा से कितना घुमा देंगे, थीटा घुमा देंगे। ठीक है, मतलब पहले 0 से थोड़ा सा 30 अंश घुमाया, 30 अंश से फिर पूरा जितना था उतना घुमा दिया। ठीक, चलो, तो पूरा यानी कि थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो इसको निकालेंगे तो W हो जाएगा, क्योंकि इसका हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। ठीक है, देखो समाकलन, वो भी कहाँ से कहाँ तक, 0 से थीटा तक ले गए ना, पहले तो 0 डिग्री घुमा था, घुमा ही नहीं था तो 0 डिग्री कहेंगे। ठीक है, फिर 0 डिग्री से हमने कितना घुमाया, थीटा कोण तक घुमाया, ये पूरा। ठीक है, तो ये 0 डिग्री था और ये यहाँ तक आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो 0 से लेकर हमने थीटा कोण तक इसको घुमाया है। ठीक, घुमाने में किया गया कार्य ही हमको ज्ञात करना है। तो 0 से थीटा, और यहाँ लिखेंगे dw बराबर, यहाँ पर 0 से थीटा PE साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी, पूरा तो दिख रहा है खैर। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर इसका जब डेरिवेट करेंगे तो तुम्हें पता है कि डेरिवेशन में ये होता है समाकलन में, जैसे ये लिखा है 1 dx, तो होता क्या था कि 1 का x बन जाता था, तो यहाँ अगर w है तो w 1 का क्या बन जाएगा, w बन जाएगा। यहाँ 1 छुपा हुआ है। ठीक है, 1 यहाँ छुपा हुआ है, तो 1 का क्या बाहर आ जाएगा, w। ठीक, अब यहाँ से देखो थीटा है नहीं तो वैल्यू, मतलब कि उनकी कोई लिमिट्स की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि थीटा होता तो लिमिट्स की वैल्यू होती। अब यहाँ से देखो PE बाहर निकाल लेंगे, समाकलन 0 से थीटा तक साइन थीटा डी थीटा। अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है
कि साइन थीटा का जो समाकलन होता है, समाकलन साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का कॉस थीटा। ये आपको याद रखना है, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला है, सूत्र है ये, ठीक है, सूत्र है ये आपको याद रखना है। ये पेपर में बहुत ज़्यादा डेरिवेशन पूछी गई है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख सकते हैं कि W बराबर PE, इसकी जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, माइनस कॉस थीटा। लिमिट्स नहीं हटाएंगे क्योंकि थीटा साथ में चल रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, पावर क्या होगी 0 से थीटा तक। ये माइनस इससे डोनेट कर लो, ले लो बाहर, ठीक है। तो बाहर अगर हम ले लेंगे मतलब कि माइनस बाहर ले लेंगे तो क्या आएगा, आप देखो यहाँ पर कर देते हैं इसको, यहाँ पर कर देते हैं, तो हो जाएगा W बराबर माइनस PE, और इसमें एक बार रखेंगे अपर लिमिट, एक बार रखेंगे लोअर लिमिट। इसको कहते हैं अपर लिमिट, इसको कहते हैं लोअर लिमिट, इसको कहते हैं हिंदी में उच्च सीमा, इसको कहते हैं हिंदी में निम्न सीमा। पहले हम उच्च सीमा लगाएंगे फिर निम्न सीमा लगाएंगे, बीच में निशान 0 का रखेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा कॉस थीटा की जगह पे थीटा रखोगे तो थीटा ही रहेगा, माइनस थीटा की जगह 0 रखना है, कॉस 0। और तुम्हें पता है कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा W बराबर माइनस PE कॉस थीटा माइनस 1, ठीक। अब ये माइनस अंदर दे दो तो हो जाएगा PE, ये माइनस का कॉस थीटा, ये प्लस का 1, ठीक है। क्यों, क्योंकि माइनस प्लस यहाँ पर प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा कराएंगे ना। PE, इसको इधर लिख लो प्लस वाला, माइनस वाला आगे लिख दो। ये जो आया यही आपका किया गया कार्य होगा, ठीक है। ये क्या होगा, किया गया कार्य। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाला भी टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, किया गया कार्य वाला, ठीक है। एकदम क्लियर हो गया है, कोई डाउट्स तो नहीं है, दिख रहा है पूरा बोर्ड पे, पूरा दिख रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल से दिख रहा है, ओके। तो ये आपने एकदम कंप्लीट कर लिया, ये टॉपिक बिल्कुल इसका फालूदा हो गया, ठीक है। तो अभी हमें लगता है कि अब घन कोण पर चलना चाहिए कि घन कोण क्या होता है, ठीक है। तो एक नया टॉपिक आपके लिए आ रहा है, घन कोण है क्या, ये घन कोण, ठीक। तो चलो हम सॉलिड एंगल समझते हैं, पहले एंगल समझेंगे फिर सॉलिड एंगल समझेंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। देखो सॉलिड एंगल क्या है, सबसे पहले दो चीज़ें समझो, समतल कोण क्या होता है और घन कोण क्या होता है। इसको कहते हैं प्लेन एंगल और इसको कहते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। अब प्लेन एंगल क्या है, सॉलिड एंगल क्या है। सपोज करो कि एक ये लाइन आई, एक ये लाइन आई, इनके बीच में जो ये एंगल बनेगा ये क्या है, प्लेन एंगल है, ठीक है। या ऐसे कह लो कि जैसे ये कोई लाइन है, अब इस लाइन को तुम्हारी ये आँख देख रही है, ठीक है। तुम्हारी आँख ये है कोई, ठीक, ये तुम्हारी आँख है, ये इसको देख रही है। तो तुम्हारी आँख से इस तार का, इसे तार मान लो, एक तार है, वायर है, या मान लो एक सरिया है, उस सरिया को आप, वो सरिया खड़ी उस सरिया को आप देख रहे हो, तो सरिया का ये बिंदु ऐसे आएगा, सरिया का ये वाला सिरा ऐसे आएगा, तो दोनों के बीच जो कोण बनेगा वो कोण हमारा क्या कहलाएगा, समतल कोण। ये हमारा क्या है, समतल कोण है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही अक्ष है, केवल एक्स एक्सिस, ठीक। तो ये हो गया समतल कोण। अब सपोज करो कि तुम्हारे पास यहाँ पर कोई पेज, जैसे ये पेज, ठीक है, ये पेज, अब ये पेज है तो
ये वाला तुम्हारी आँख पर कैसे कोण बनाएगा। देखो सबसे पहले तो ये वाली लाइन तुम्हारी आँख में जाएगी, फिर ये वाला कॉर्नर भी जाएगा, ये वाला कॉर्नर की लकीर, ये वाले कॉर्नर की लकीर, तो तुम्हारी आँख में 4 कॉर्नर की लकीरें आ गई। मतलब इस तरीके से ये तुम्हारी आँख थी, ठीक है। तो जैसे ये है, इससे बनाएगा, ये भी एंगल बनाएगा, और ये जो है ये भी बनाएगा तीसरा कोना, और बचा चौथा कोना तो वो भी एंगल बनाएगा, ठीक है। तो ये चारों कोने जो है आपकी आँख पर एंगल बनाएंगे। इनके बीच में जो स्फेरिकल एंगल बनता है, जो कोण बनता है, उसे हम कहते हैं सॉलिड एंगल। क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल या घन कोण कहते हैं। जैसे ये है, ठीक है। अब ये तुम्हारी आँख में जाएगी रेखा, इससे भी काल्पनिक रेखा, इससे भी काल्पनिक रेखा, इससे भी काल्पनिक रेखा, तो उनके बीच में जो कोण बनेगा चारों रेखाओं को स्पर्श करता हुआ तुम्हारी आँख में, वो कोण कहलाता है सॉलिड एंगल या घन कोण कहलाता है, ठीक। इसके अलावा मान लो आपके पास कागज़ ना हो करके, ये ना हो करके यहाँ पर कोई चीज़ होती गोल, जैसे स्फेरिकल होती, ठीक है। सपोज़ करो स्फेरिकल चीज़ कोई है आपके पास, जैसे ये तरबूज, ठीक, और यहाँ तरबूज का सेंटर है O, और इस तरबूज में हमने ऊपर क्या किया, इतना भाग गोल गोल तरबूज का काट दिया। तो ये गोल तरबूज का भाग, इस पर जो एंगल बनाता है, ये एंगल कहलाता है सॉलिड एंगल, और इसको प्रदर्शित करते हैं ओमेगा से। किससे? ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ओमेगा को ऐसे भी लिखा जाता है, और ओमेगा को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी ओमेगा है। समझ में आई बात? ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम की बुक्स में ये ओमेगा मिलता है, एनसीईआरटी में भी इसी तरह ओमेगा लिखा मिलेगा, और कुछ बुक्स में ऐसे भी मिलता है, ठीक है। तो ये अब हमारे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि होता क्या है ये, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इसका जो फार्मूला होता है घन कोण का, वो फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो देखो जैसे हम बात करें घन कोण के फार्मूले की, तो इसका फार्मूला होता है आपका ओमेगा इज इक्वल टू, सूत्र तो आपने पढ़ा ही होगा। ऐसे मान लो जैसे ये कोई छोटा सा पार्ट है, ये एक बड़े सर्कुलर पार्ट का स्फेरिकल पार्ट है, यहाँ पर सेंटर है हमारा, ठीक है, और ये इस पर हमने ये काटा उसे तरबूज वाला सिस्टम, ठीक है। तो ये इस पर जो कोण बना रहा है, ये हमारा मान लेते हैं, ये इसका एरिया हम मान लेते हैं कि था DA। तो DA वाला जो एरिया था, वो इस पर जो एंगल लगाएगा, वो हम मान लेते हैं D ओमेगा, ठीक है, D ओमेगा मान लेते हैं। समझ गए? तो D ओमेगा जो है, और इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लेते हैं R। क्या मान लेते हैं? डिस्टेंस है R, ठीक है। यहाँ पर ये डिस्टेंस जो इसकी त्रिज्या, वृत्त की जो त्रिज्या है या गोले की जो त्रिज्या है, वो स्फेयर की त्रिज्या, वो मान लेते हैं R है, ठीक। अब यहाँ से अगर आप निकालना चाहें इसका फॉर्मूला, तो फॉर्मूला निकलेगा कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या स्क्वायर। ये आपने पढ़ा है, चाप बटे त्रिज्या स्क्वायर, ठीक है। तो अब जैसे कि ये कोण है, ठीक है, तो कोण मान सकते हैं D ओमेगा बराबर चाप क्या है, चाप यहाँ पर आपने क्या, इसका पूरा एरिया क्या लिया है, DA, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाप की जगह पर क्या ले सकते हो, DA लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा DA अपॉन में R स्क्वायर, त्रिज्या क्या मानी थी, R, तो R स्क्वायर। ये हो जाएगा इस छोटे से स्फेरिकल के लिए, ठीक है, जो काटा गया भाग है। अब मान लो पूरे तरबूज के कारण उसके केंद्र पर लगने वाला क्या, उसके केंद्र पर आरोपित घन कोण, ठीक है। पूरे तरबूज है गोल गोल, उस पर हमने एक छोटा सा, जैसे आप कहते हो कि वो क्या लगाना, टाँकी लगाना, ठीक है। टाँकी लगाते तो 4 कोने की टाँकी लगाते हैं, कोई गोल टाँकी लगा देता है। अब गोल टाँकी निकालते तो नोकदार निकलता है, ठीक है। तो वो जो आपने निकाला, वो जो सेंटर पर कोण बना रहा है, वो घन कोण होता है, ठीक है। तो अब जैसे कि निकाल लिया, तो वो जो निकालोगे वो छोटा सा गोल एरिया होगा, उस एरिया को हमने माना DA, और उससे बनने वाला घन कोण हमने माना D ओमेगा। तो
वो जो आएगा फॉर्मूला डी ओमेगा बराबर डी ए अपन आर स्क्वायर। लेकिन देखो तरबूज भी एक पूरा गोल गोल स्फेयर है, तो वो भी अपने सेंटर पर कोई ना कोई घन कोण आरोपित करेगा, ठीक है। तो वो घन कोण हमें निकालना है, तो हम लिखेंगे कि पूरे गोले का घन कोण, ठीक है। तो उसको ओमेगा से ले सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा, अब डी ए नहीं लिखेंगे, अब ए लिखेंगे, ए अपान आर स्क्वायर, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब हम पूरा जो है पूरा ओमेगा मानेंगे और इसका एरिया पूरे का ए मानेंगे, ठीक। तो इस वजह से ये आ जाएगा हमारा ओमेगा इज इक्वल टू ए अपान आर स्क्वायर, ठीक। अब जैसे गोला होता है तो गोले का ये क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम जानते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो कि ये भी लिख सकते हो, ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हुआ, कट गया, तो ओमेगा बराबर क्या आ गया, 4 पाई। तो यानी कि आपको ये याद रखना है कि ओमेगा बराबर क्या होता है, 4 पाई होता है। आप इस ओमेगा को इस तरीके से भी लिख सकते हो, समाकलन डी ओमेगा बराबर 4 पाई, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब ओमेगा कहो या समाकलन डी ओमेगा कहो, बात एक ही है, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अब एक और सिचुएशन होती है, ठीक है। वो सिचुएशन क्या होती है, देखो वो सिचुएशन क्या होती है। सपोज़ करें हम कि ये वाला जो है अभी तक थोड़ा बिल्कुल सीधा था, अब ये सीधा ना हो करके ये थोड़ा तिरछा हो जाए, ठीक है, ऐसे हो जाए। तो अब यहाँ का जो एरिया है, त्रिज्या अभी भी आर ही रहेगी, अब जो एरिया है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा डी ए कॉस थीटा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा ही क्यों लिया गया, साइन थीटा क्यों नहीं लिया गया? तो वो फंडा यहाँ से देखो, जैसे कि ये समझो, जैसे ये है, ठीक है, ये कोई टॉर्च है, ऐसे समझ लो, टॉर्च है, ठीक। और यहाँ पर एक ये ऐसे है, ये वाला पार्ट ऐसे हमने कर दिया, फिर इसको थोड़ा और झुका दिया, ठीक। तो अब ज़रा देखो, जैसे टॉर्च है तो यहाँ से बहुत सारी किरणें निकलेंगी, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो देखो इसमें से निकलने वाली किरणें कितनी हैं, सारी 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से सारी किरणें निकल रही हैं। इसमें से 4 ही किरणें गुजर रही हैं, 5 किरणें इसमें से गुजर रही हैं, ठीक है। और इसमें से 2 किरणें केवल गुजर रही हैं, 3 नहीं गुजर रही। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे हमारा कोण बढ़ता जा रहा है, ऊपर से कोण बढ़ेगा ना, देखो यहाँ पर कोण कम था, यहाँ पर कोण और ज़्यादा, यहाँ पर कोण और ज़्यादा। तो देख रहे हैं जैसे जैसे हमारा कोण बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे गुजरने वाली किरणों की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। अब जैसे हम अगर बात करें कि ये किस में देखने को मिलता है, तो ये कॉस थीटा में देखने को मिलता है। कैसे? जैसे कॉस की बात करें तो कॉस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब जैसे हम बात करें इसकी तो 0 डिग्री पर 1 होता है, ठीक। अब कोण जैसे ही बढ़ेगा 0.5 कम हो गया, कोण थोड़ा और बढ़ेगा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा और कम हो जाता है, 0.3 के 5 करके कुछ पहुंच जाता, नहीं 4 करके, ठीक है, 0.4 करके कुछ चला जाता है। यहाँ पर आएंगे थोड़ा सा और कम हो जाएगा, 0.3 करके हो जाता है। और जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो ये बिल्कुल 0 हो जाता है। आपको तो सर ये समझ में नहीं आया, तो यहाँ पर देखो समझो, ये हो गया 1, ठीक है, ये होता है 1 अपान, ये होता है √3/2, √3/2, ये होता है 1 अपान √2, और ये होता है 1/2, और ये होता है 0। तो मतलब ये है कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, हाँ, ये 1 होता है। इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.7 के आसपास कुछ आता है, इसको सॉल्व करेंगे 0.56 के आसपास आता है, ठीक है, 0.56 या मान लो 0.6 भी कर सकते हो, 0.6,
इसको सॉल्व करोगे 0.5 आएगा और ये अंत में क्या आ गया, 0 आ गया। तो एक चीज़ समझो, जैसे जैसे कोण बढ़ रहा है वैसे वैसे मान क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। यहाँ भी जैसे जैसे कोण बढ़ रहा था गुजरने वाली लाइनों की संख्या क्या होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। तो ये क्या है, अब ये थोड़ा सा झुक गया है, तो इसलिए यहाँ पर ये वाला रूल आएगा, यहाँ पर cos थीटा लिया जाएगा। ठीक है, अब चलो बात कर लेते हैं। तो ये dA cos थीटा हो जाएगा। अब अगर आप ओमेगा निकालें तो ओमेगा बराबर हो जाएगा चाप बटे त्रिज्या का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा बराबर चाप, अब चाप हमारा क्या है, dA cos थीटा है और अपान में आर स्क्वायर। तो ये भी एक फार्मूला होता है किसका, ओमेगा निकालने का। ठीक है, ये भी एक फार्मूला होता है ओमेगा निकालने का या डी ओमेगा निकालने का, ऐसा भी बोल सकते हैं। डी ओमेगा यहाँ लिख लो, डी ओमेगा। ठीक है, डी ओमेगा बराबर चाप बटे त्रिज्या का स्क्वायर और डी ओमेगा बराबर dA cos थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम चलेंगे गॉस की प्रमेय पर। गॉस थ्योरम क्या है, गॉस की प्रमेय। चलो अब पढ़ते हैं गॉस की प्रमेय, क्योंकि गॉस की प्रमेय भी काफ़ी ज़्यादा पेपर में पूछी। चलिए अब हम देख लेते हैं गॉस की प्रमेय। ठीक है, गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि गॉस की प्रमेय किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, क्या बोला कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसके आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, अब जैसे कि मान लो हमने मान लिया कि इस पे ये जो चार्ज है ये कोई हमारा बंद पृष्ठ है। ठीक है, और इस बंद पृष्ठ में बीच में एक प्लस क्यू चार्ज रखा है। ठीक, उससे r मीटर की डिस्टेंस पर पृष्ठ की परिधि पर एक बिंदु P स्थित है। उसी बिंदु P से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम बिंदु P पर क्या करेंगे, एक छोटा सा अवयव मानेंगे, छोटा सा एरिया मानेंगे, जिसका एरिया हम dA इमेजिन कर सकते हैं और इसका जो है वो A मान सकते हैं। ठीक, पूरा घन कोण, पूरे पृष्ठ के कारण जो घन कोण आरोपित होगा वो ओमेगा होगा, जो कि ओमेगा इक्वल टू समाकलन डी ओमेगा बराबर 4 पाई होता है और डी ओमेगा बराबर dA cos थीटा अपन आर स्क्वायर होता है। ठीक, चलो तो यहाँ से ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा, ये हो गई वेक्टर अभिलंब की दिशा। ठीक है, अभिलंब और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो कोण बनेगा वो थीटा कोण बनेगा और यहाँ पर जो घन कोण बनेगा वो डी ओमेगा बनेगा। ठीक, चलो अब शुरू करते हैं। चलो यहाँ पर पहले इसकी बात समझ लेते हैं। ये क्या कहता है कि जो आवेश होता है, आवेश का 1/ε0 गुना, तो फाई ई बराबर वैद्युत फ्लक्स, फाई ई बराबर आवेश Q का गुना कितना, 1/ε0 गुना, टोटल निकल के आ जाएगा Q/ε0। बस हो गई, ये क्या है, गॉस की प्रमेय है। ठीक है, ये गॉस की प्रमेय है, Q/ε0। पेपर में आ जाए 1 नंबर में तो इतना कर देना, नंबर 1 मिल जाएगा। लेकिन जब 4-5 नंबर में आएगा तो उसके लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा चीज़ों को। ठीक है, तो चलो इसको मिटा देते हैं, नहीं चलो नहीं मिटाते, उपपत्ति करते हैं इसकी। ठीक है, मिटा देते हैं इसको, क्योंकि आप लिख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या इसे लिख लो। ठीक है, ताकि हम डेरिवेशन कर सकें। तो चलो अब हम डेरिवेशन करते हैं। फाई इक्वल टू Q/ε0, ये तो आपको याद ही है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसे लिख लिया होगा हमारे ख्याल से। अब हम इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। देखो फाई ई इक्वल टू Q/ε0 था। ठीक है, इसको लिख देते हैं फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0, ये हमें लाना है। ठीक, अब करते हैं उपपत्ति, डेरिवेट। ठीक है, उपपत्ति, उपपत्ति कैसे करेंगे, देखो लघु अवयव dA से गुजरने वाला फ्लक्स, ये जो छोटा अवयव है इसमें से कितना फ्लक्स गुजरेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो है फॉर्मूला लगाएंगे डी फाई ई, लघु अवयव है ना, तो डी फाई ई, छोटा अवयव के लिए छोटी चीज़, डी फाई ई बराबर डी फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी ए, क्योंकि उसका एरिया क्या है, डी ए है तो डी ए लेंगे, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ से देखो ई का मान आप अच्छे से जानते हो क्या होता है, ई का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r स्क्वायर। ठीक है, डी ए कॉस थीटा
एक काम करो बहुत बढ़िया वाला, क्या, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू DA कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये कर लो, ठीक है। और देखो DA कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, DA कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, डी ओमेगा के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, डी ओमेगा के, ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ पर कर दो डी ओमेगा पूरे की जगह, ठीक है। क्या कर दोगे, यहाँ पर पूरे की जगह कर दो डी ओमेगा, ओके। डी फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा, हो गया डी ओमेगा, ठीक है। अब देखो समझो, ये तो हो गया इस छुटकू से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। हमको क्या निकालना है, इस बड़के से कितना फ्लक्स जाएगा, ठीक, पूरा इसके चारों ओर, इधर उधर उधर ये सब इधर चारों ओर से कितना फ्लक्स जाएगा। तो बड़के वाले से कितना फ्लक्स जाएगा, इसके लिए हमें इस छुटकू वाले का करना होगा इंटीग्रेशन। क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा, यानी कि समाकलन करना होगा। चलो आ जाओ फटाफट, क्या लिखोगे, पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक। अब कर दो इसका समाकलन, उसके लिए समाकलन करना पड़ेगा। क्लोज है ना, ये क्लोज है पूरा, तो क्लोज लाइन इंटीग्रल, बंद पृष्ठ है ना, बंद रैखिक समाकलन, ठीक, ये बंद रैखिक समाकलन होगा। बंद रैखिक समाकलन डी फाई ई, ठीक है, डी फाई ई इज इक्वल टू, ये ई का ई नियतांक है, ठीक है, नियतांक कांस्टेंट वैल्यू, कुछ नहीं बोलना, चुपचाप बाहर निकल आना, ठीक है। तो ये बाहर आ जाएगा Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्लोज लाइन इंटीग्रल डी ओमेगा। अरे ससुर का नाती, इधर देखो ई का लिखा है, नहीं दिख रहा है, चलो हम बता देते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई, ठीक। ये जो है ओमेगा ही कहलाता है, समाकलन डी ओमेगा ही कहलाता है, किसके बराबर होता है, 4 पाई के, किसके बराबर होता है, 4 पाई के, ठीक है। समाकलन डी ओमेगा किसके बराबर होता है, 4 पाई के। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, समाकलन, अरे बार बार समाकलन गुरुजी, देखो इसका करोगे तो क्या आएगा, फाई ई, क्यों आएगा, क्योंकि समाकलन अगर लिखा है 1dx तो x के सापेक्ष समाकलन करने पर x बाहर आएगा, ठीक है। समाकलन 1d ओमेगा लिखा है तो बाहर ओमेगा आ जाएगा, कोई टेंशन। समाकलन 1d फाई ई लिखा है तो बाहर फाई ई आ जाएगा, यही होता है समाकलन का रूल। 1 जो है उसके अनुसार चेंज होता है जो यहाँ लिखा होता है, 1 इसके अनुसार बदलता है जो यहाँ लिखा होता है, तो यहाँ 1 छुपा हुआ है कि नहीं छुपा, छुपा है, ठीक है। 1 किसके अनुसार बदलेगा, फाई ई के अनुसार, तो फाई ई, ठीक है, बराबर यहाँ पर आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जगह पर मैंने कहा था 4 पाई लिखना है, यहाँ देख लो 4 पाई, ठीक है। 4 पाई से 4 पाई कट गया, फाई ई बराबर कितना आ गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो है गॉस की प्रमेय, यही है, मिल गई, यही है गॉस की प्रमेय। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो एक बार जोर से हो जाए, मंजिल ने कहा हौसलों से तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने कहा हौसलों से तेरे बस की बात नहीं, और हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी, तेरी इतनी औकात नहीं, तेरी इतनी औकात नहीं, ठीक है। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, हाँ, जय हिंद जय भारत। चलो, तो यहाँ पर चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इंडियन इज़ अ वेरी ब्रिलियंट कह सकते हैं। आर्यभट्टा 500 ईसा पूर्व में अगर शून्य ना देते तो गणित का निर्माण ही नहीं होता, ना फिजिक्स होती, ना केमिस्ट्री होती, सब शून्य, मतलब शून्य, फिर भी क्या, शून्य की खोज की तभी कुछ बना आर्यभट्ट। नागार्जुन बहुत बड़े गणितज्ञ थे, ठीक है। और भी बहुत सारे नए युग में भी बहुत सारे हुए हैं, जैसे भाभा के जो संस्थापक थे होमी जहांगीर भाभा, वो भी एक भौतिक वैज्ञानिक थे। हरिगोविंद खुराना और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपने मिसाइल मैन, अरे क्या कहना यार, अपने भारत ने बहुत कुछ दिया है। चलो, तो ये नोट कर लो मेरे बच्चों अच्छे से, ये गॉस थ्योरम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। गॉस थ्योरम
नोट कर लो इसे, नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं आपको गॉस थ्योरम के, अब गॉस थ्योरम के अनुप्रयोगों पर ले चलता हूँ, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। क्षेत्र, अब वैद्युत क्षेत्र लिखो या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखो, बात एक ही है, सब एक ही है, ठीक है, समझ गया ना, सब एक ही। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आँख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। अब देखो ये हमारे पास कोई तार है, ठीक है, ये क्या है, तार, ठीक, ये हमारे पास कोई वायर है। आप कह रहे हैं पूरा गाना सुनाओ सर जी, अरे क्या यार, पढ़ लो, पूरा गाना भी सुनाएंगे, क्या टेंशन है। यहाँ देखो ये हो गया हमारे पास कोई तार, ठीक। अब इस वायर में हमें निकालना है इससे P पॉइंट पर, मतलब इससे R दूरी पर एक पॉइंट स्थित है, नाम है उसका P, इस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करना है। गई भैंस पानी में, तो पानी में कुछ नहीं जाएगा, हमें क्या करना है, इससे होता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ मान लो, ठीक है, उतनी ही डिस्टेंस इधर भी मान लो, इससे होता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ मान लो, ये हो गया गॉसियन पृष्ठ, बेलनाकार मानना है आपको, कैसा मानना है, बेलनाकार। चित्र तो हो गया छुटकू, क्या हो गया, छुटकू हो गया, जैसे हम छुटकू हैं वैसे चित्र भी छुटकू हो गया। चलो बच्चा अब क्या करना है, देखो क्या करना, इसमें हमें ज्ञात करना है यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट dA और यहाँ से होकर जाने वाला फ्लक्स, समझ गए, तो यहाँ से जाकर आने वाला फ्लक्स जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे जाएगा, जितना इधर जाएगा उतना इधर जाएगा, दो साइड, एक साइड का निकाल लो, हो गया काम, ठीक। तो देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होगी वो ये होगी, वेक्टर E, इसका नॉर्मल वेक्टर भी इसी दिशा में होगा, वेक्टर dA, इसका इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा तो इधर ही कोई रहेगी, लेकिन इसका नॉर्मल वेक्टर जस्ट ऊपर की ओर होगा, क्यों, क्योंकि E हो गया बेलन, तो O होगा नॉर्मल वेक्टर, ठीक। अब E हो गया बेलन तो नॉर्मल वेक्टर ऊपर, क्योंकि पहले ऐसे था अब ऐसे, क्यों, क्योंकि ऊपर है वृत्ताकार पार्ट, वृत्ताकार पार्ट का ऊपर की ओर होगा, मैंने बताया है, ठीक है। चलो तो ये हो गया नॉर्मल वेक्टर जो इसके लंबवत होगा, ठीक है। अब बनेगा 90 डिग्री एंगल, यहाँ बनेगा थीटा बराबर 0 डिग्री एंगल, कोई टेंशन नहीं है, फालूदा करेंगे आज इसका, ठीक है। अब एक नया शब्द इसमें जुड़ेगा, क्या, इसकी जो लंबाई हम मानेंगे वो L मान लेंगे, ठीक है। इसकी एकांक लंबाई में जो आवेश होगा, बेलन की एकांक लंबाई में जो आवेश होगा वो कहलाएगा रैखिक आवेश घनत्व, क्या कहलाएगा, रैखिक आवेश घनत्व, ठीक है, रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। एकांक लंबाई में, एकांक लंबाई में लगने वाला या आरोपित, एकांक लंबाई में आरोपित चार्ज आवेश, ठीक है, चार्ज यानी आवेश, एकांक लंबाई में लगने वाले आरोपित यानी कि एकांक लंबाई में आरोपित आवेश को क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं, रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक। तो लैम्डा बराबर, देखो जिसके बारे में एकांक कह दे, जिसके बारे में एकांक कह दे उसको बटे में लेकर चले जाओ। एकांक किसको कह रहा है, लंबाई को, लंबाई क्या है L, तो हो गया L। एकांक लंबाई में आवेश क्या, आवेश Q, ठीक है, तो क्या हो गया लैम्डा बराबर Q अपान L। रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है, लैम्डा बराबर Q अपान L। रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है, लैम्डा बराबर Q अपान L, लैम्डा बराबर Q अपान L, रट लो भाई, लैम्डा बराबर Q अपान L, ठीक। तो याद रखना लैम्डा बराबर Q अपान L होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लैम्डा बराबर Q अपान L, तो Q बराबर हो जाएगा लैम्डा L, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए कोई प्रकार की, ठीक है। लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर लैम्डा L, ठीक है, Q बराबर लैम्डा L हो जाएगा, ठीक। अब आपको क्या निकालना है, तो फ्लक्स निकालना है। पहले यहाँ से होकर जाने वाला फ्लक्स निकालेंगे, तो लिखेंगे बेलन के पृष्ठीय भाग से होकर जाने वाला फ्लक्स, ठीक है, होकर जाने वाला फ्लक्स d फाई ई, थोड़ा इधर बढ़ा के लिखेंगे, d फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, d फाई ई बराबर हो जाएगा EDA कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, EDA कॉस थीटा, ठीक है।
अब थीटा यहाँ पर क्या लेना था, 0 डिग्री, थीटा क्या लेना था, 0 डिग्री, तो हो जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस 0 डिग्री, ठीक है। कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए ओनली, ये हो गया, ठीक। आ गई भैंस पानी में, ठीक। ये हो गया ई डी ए। अब हमको निकालना है वृत्तीय भाग से कितना गुजरेगा, ठीक। तो वृत्तीय भाग से अगर हमें गुजरने वाला ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, आ जाओ लाइन पे। तो वृत्तीय भाग से निकालो चाहे ना निकालो यार, देखो वृत्तीय भाग से गुजरने वाला फ्लक्स डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो क्या होगा वो डी फाई ई बराबर, इसको कह दो डी फाई ई, इसको भी डी फाई ई कह दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार, यहाँ 0 ही हो जाएगा। देखो डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस 90 डिग्री, भाई 90 मिलेगा तो 0 हो जाएगा, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए 0, अरे हीरो हो गया, ये 0 बन गया, ठीक है, ये हो जाएगा 0। तो ऊपर से तो कुछ भी फ्लक्स ना जाएगा, तो हमको ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं, ठीक है। वृत्तीय भाग से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब किससे है, पृष्ठीय भाग से। किससे, पृष्ठीय भाग से। अच्छा शायरी सुनना, चलो शायरी सुनाते, बोर हो रहे यार। देखो ये समझ में आ गया ना, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि हाँ, सुबह लिखता हूँ शाम लिखता हूँ हाले दिल तमाम लिखता हूँ, सुबह लिखता हूँ शाम लिखता हूँ हाले दिल तमाम लिखता हूँ। अरे वो कलम भी हो जाती है दीवानी, वो कलम भी हो जाती है दीवानी, जिससे मैं तुम्हारा नाम लिखता हूँ, जिससे मैं तुम्हारा नाम लिखता हूँ। कि पत्ता हिलता था नहीं, हवा ने हिला दिया, और हम ऐसे थे नहीं, आपने बना दिया। चलो बहुत हो गया, शेरो शायरी पढ़ लेते हैं। देखो तो डी फाई ई इज इक्वल टू हो गया 0, खतरनाक, ये आया था कितना, ये डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए, ठीक है। अब निकालते हैं कुल फ्लक्स, क्या निकालते हैं, कुल फ्लक्स, ठीक है। तो कुल फ्लक्स आ जाओ भाई, पृष्ठीय भाग से इतना निकल रहा है डी फाई ई, तो कुल फ्लक्स के लिए क्या करेंगे, समाकलन करेंगे इसका, ठीक है। क्लोज लाइन डी फाई ई इज इक्वल टू समाकलन ई डी ए, कर दो समाकलन। इसका करोगे तो निकल कर आएगा केवल और केवल फाई ई। क्या निकल कर आएगा यहाँ से, और भाई यहाँ से तो फाई ई ही निकल कर आना चाहिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा फाई ई, यहाँ से निकल कर आएगा बाहर ई, और ये हो जाएगा समाकलन डी ए। समाकलन डी ए क्या है, ये क्या है, ये जो है इधर लिख देता हूँ, समाकलन डी ए जो है वो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ कहो, ठीक है। दिख रहा है कि लिखते ही चले जा रहे हैं हम, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ, ठीक। और जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2 पाई आर एल, क्या होता है 2 पाई आर, एच होता था एच, बट यहाँ एल है तो एल हो जाएगा 2 पाई आर एल, ठीक है। तो फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल, ओके। अब लगा दो गॉस की थ्योरम से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, ठीक है। गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, ठीक। क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो गई भैंस पानी में, नहीं अभी नहीं गई भैंस पानी में, नहीं जाने दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पर दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, देख लो, जगह वगैरह बड़ी कम है यार। फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट तो दिया ही था, इसको हटाओ यार। देखो ये गॉस थ्योरम, अब यहाँ पर ये जो गॉस थ्योरम का वैल्यू यहाँ रख दो, ठीक, यहाँ पर रख दो फाई ई की जगह पर, तो हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल, ठीक। ई निकालना था तो ई बराबर का होगा, ई सब गुणे में है, यहाँ बटे में ले आओ, क्यू बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल, ठीक। अब क्यू बराबर क्या था, क्यू बराबर लेमडा एल, ठोंक दो यहाँ पर, ठीक है। तो लेमडा एल अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल, एल से एल क्या हुआ, कट गया, ई इज इक्वल टू क्या आ गया, लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट,
ठीक, यही तो है, ठीक है। इसके तार के कारण इस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है। अब चाहो तो इसे थोड़ा सा और कर सकते हो, इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा करा दो तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये हो जाएगा लेमडा के बजाय 2 लेमडा अपान गई भैंस पानी, नहीं भी नहीं गई, 2 लेमडा और कुछ है यार, आर था 2 लेमडा इंटू आर, ठीक है, 2 लेमडा अपान आर, तो ये आ गया, ठीक है। ये हो गया एक तार के कारण उसके पास में लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्या आ गया ये, तार के कारण उसके पास में लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। दिख तो ना रहा होगा, शायद दिख रहा है। चलो काम चला लो यार किसी भी तरीके से, थोड़ी सी लंबी डेरिवेशन थी, हो गई फिलहाल। तो ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब चलते हैं एक दूसरी डेरिवेशन पर। देखो इसका जो प्लेट वाला था वो तो मैंने करा ही दिया था, ठीक, वो तो करा ही दिया था। अब आ जाते हैं प्लेट वाला तो करा दिया था, ठीक है, वो तो मैंने प्लेट वाले का जो चादर वाला है उसका वीडियो पड़ा हुआ है, चादर वाला देख लेना, उसका वीडियो पड़ा है। अब हम देखेंगे गोलीय आवेश, ठीक है, गोलीय आवेश स्फीयर जो होता है उसकी वजह से, ठीक, गोलीय आवेश लिखेंगे, गोलीय आवेश, ठीक है, के कारण या आवेशित गोलीय पृष्ठ के कारण, ऐसे बोल सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी निकालना है। ये कोई हमारे पास स्फीयर है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, ये सब प्लस प्लस से भरा पड़ा है, ठीक है, प्लस प्लस से भरा पड़ा है। ये यहाँ से आर डिस्टेंस ले लो, यहाँ से आर डिस्टेंस ले लो, ये त्रिज्या आर है इसकी, ठीक है, त्रिज्या आर है। आर डिस्टेंस पर एक बिंदु P स्थित है, इस पर ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। इससे होता हुआ एक डॉट डॉट करके हम मान लेंगे स्फीयर दूसरा, ठीक है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, स्मॉल आर त्रिज्या का एक स्फीयर मानेंगे। इस स्फीयर पर एक छोटा सा टुकड़ा मान लेंगे, ठीक है, इसका जो एरिया है वो हम मान सकते हैं A, ठीक है, या DA मान लो यार, पुराने तरीके से भी कर सकते हो या नए तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, DA मान लो। चलो इसका एरिया क्या मान लिए, DA मान लिए, ठीक। अब लगा दो यहाँ पर इसमें से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, नहीं बहुत सरल है यार, देखो इसमें कुछ नहीं करना, फाई E इज इक्वल टू EDA cos थीटा, ठीक है। क्या करना है आपको, ये d फाई E, ठीक है, d फाई E। अब इसका एक काम करो कि जो है यहाँ पर थोड़ा सा समझना ये है कि थीटा की बात करेंगे तो इस ये होगा हमारा E इलेक्ट्रिक फील्ड और यही होगा हमारा वेक्टर DA, दोनों की दिशा समांतर होगी। दिशा जब एक जैसी होती है तो थीटा 0 मिलता है, अच्छे से जानते हो। तो d फाई E इज इक्वल टू आ जाएगा EDA cos 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो d फाई E इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, EDA। गई भैंस पानी में, नहीं अभी नहीं गई, ठीक। अब कर दो पूरे पृष्ठ का, ठीक है, पूरे पृष्ठ, अब पूरे का निकालेंगे, ठीक है, पूरे पृष्ठ से होकर जाने वाला फ्लक्स, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे उसको, समाकलन कर दो, और क्या चाह रहा है, क्लोज लाइन इंटीग्रल d फाई E इज इक्वल टू E बाहर कर लो, पहले ही पता है बाहर हो जाएगा EDA, समाकलन DA, समाकलन DA मतलब पूरा होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा फाई E इज इक्वल टू E इंटू ये पूरा क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये होगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझ गए। ये जो है भाई साहब, ये भाई साहब, ये बराबर होंगे 4 पाई आर स्क्वायर के, क्योंकि ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है।
तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4πr²। कोई टेंशन नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर लगा दो गॉस थ्योरम, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 4πr²। तो यहाँ से इसको नीचे भेज दो, ई बराबर आ जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू 4πr²। टोटल निकल कर क्या आएगा, टोटल लिख दो, आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, एक पास कर लो, 4 एप्सिलॉन नॉट एक पास कर लिया, क्यू बचा Q/r², क्यू बटे r²। यही क्या है आपका आंसर है, ठीक है। इस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ओके, तो ये हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि इसी के बेस पर कूलाम के नियम का सत्यापन कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि इसी के बेस पर कूलाम के नियम का सत्यापन कीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक, जल्दी से, तब तक मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। देखो, इसी के बेस पर एक क्वेश्चन आता है कि कूलाम के नियम का सत्यापन कीजिए। तो कूलाम के नियम का सत्यापन कैसे करेंगे, देखो हेडिंग डाल देते हैं, कूलाम के नियम का सत्यापन, ठीक है। कूलाम के नियम का सत्यापन, तो पूरी डेरिवेशन नहीं करना आपको, इसी से कर देते हैं। हालांकि जब अलग से आएगा तो पूरी डेरिवेशन करनी पड़ेगी। इसके लिए हम मानेंगे कि P पर कोई Q0 नाम का चार्ज रखा है, ठीक है। क्या लिखेंगे, माना P पर कोई परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, ठीक है। तो अब इस पर तब Q0 पर वैद्युत बल, कितना वैद्युत बल लगेगा, तो इसके लिए F इज इक्वल टू, आपको मालूम होगा फॉर्मूला एक बताया गया था, E बराबर F अपॉन Q0, ये फार्मूला था, ठीक है। इसी से निकाल लो, F बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू Q0 हो जाएगा, ठीक। E का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या तुम जानते हो कि E बराबर यहाँ से निकल कर आया है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r², ठीक। यही रख दो यहाँ पर उठा के, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q और ये Q0/r²। यही तो है उनका कूलाम का नियम, यही कूलाम का नियम है, ठीक है। समझ में आया। देखो, कूलाम के नियम का सत्यापन भी हो गया। अब आपको क्या करना है, अब इसमें लगभग चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है, ठीक। तो ये था आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। शुरुआत की जो कूलाम्स लॉ हो गया, वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं, ये सब आप देख सकते हैं, पुरानी वीडियोस पढ़ें, उसमें समझ सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने पूरा ख़त्म कर दिया, ठीक है।